7 से लेकर 10 तारीख तक के सभी समाचार जो कुछ घटित हुआ इस बीच सब जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। चलिए बिना कोई समय लिए शुरू करते हैं। पहले एक पंक्ति वाले कुछ समाचारों को देखते हैं। एक पहाड़ी है पावागढ़ पहाड़ी, अक्सर आपने गाना में सुना होगा, पंखड़ा रे तोड़ के जाना पावागढ़ रे। हाँ, बस वही वाली पहाड़ी पावागढ़ पहाड़ी गुजरात में पड़ती है और एक दुखद घटना के कारण हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। यहाँ महाकालिका का मंदिर है जहाँ रोपवे लगाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए, काफी ऊंचे स्थान पर है। वो रोपवे के हादसे में कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो जाने के कारण पावागढ़ पहाड़ी चर्चा में आई। महाकालिका का मंदिर जो है वो आप सब एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं इसमें। ऑपरेशन सिंदूर ये एक नई किताब है जिसको लॉन्च किया गया हाल ही में। इसके लेखक हैं KJS टिने ढिल्लो, ये सेना के ही सदस्य रहे हैं पूर्व। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उस पर भारत की जो सफलता है, भारत ने किस तरह कार्य किया, उसको बताते हुए किताब लिखी है KJS टिनी ढिल्लो। इसके बाद एक आर्टिकल आया है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया के सभी देशों में जो हमारा देश है, भारत देश, वो पहले स्थान पर आ गया, अमेरिका को पीछे छोड़ करके। क्रिप्टो करेंसी आप सब जानते हैं डिजिटल करेंसी का एक रूप होता है जिसको आप वर्चुअल मनी भी कह सकते हैं। उसको अपनाने, उस पर ट्रेड करने आदि के मामलों को लेकर भारत जो है वो पहले स्थान पर है। ये लिस्ट जारी की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स जो है उसके द्वारा। इसके बाद आकाश तीर प्रोजेक्ट, भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने का जो प्रोजेक्ट है उसका ही नाम रखा गया है आकाश तीर प्रोजेक्ट। जोर शोर से इस पर कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना की जितनी भी टुकड़ी है, भारत के जितने भी सैन्य दल है, उन्हें आकाश तीर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना करके उन्हें भी एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किए जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है आने वाले 2 से 3 वर्षों के भीतर ही। अगली न्यूज पर आते हैं। जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिगेरू इशिबा उनका नाम था। जापान के प्रधानमंत्री के इस त्यागपत्र के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि जो एशियाई कंट्रीज हैं वो काफी अस्थिरता के दौर से गुजर रही हैं। भारत को छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो अभी वैश्विक स्तर पर हम सभी देशों को फेस करते हुए देख रहे हैं। उसी कड़ी में जापान के शिगेरू इशिबा उनका त्यागपत्र आया। इसके बाद अन्नपूर्णा रॉय, ये डायरेक्टर हैं वेनिस फिल्म महोत्सव, जो कि काफी नामचीन फिल्म महोत्सव है, वहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद कोलन कैंसर की दवा बनाने का दावा किया है किसने, तो रूस ने। आंत के कैंसर को ही कोलन कैंसर कहा जाता है। रूस वो पहला देश बना है जिसने ये दावा किया है कि उसने इसकी दवा बना ली है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। ग्लोबल मार्केट में अभी इसमें आने में वक्त है, पर हाँ, रूस ने अपनी धमक जो है वो जरूर बताई है। इसके बाद सागरमाथा फ्रेंडशिप नाम से एक युद्ध अभ्यास है जिसका संबंध हमारे पड़ोसियों से है। हमारे पड़ोसियों में यदि देखें तो एक पड़ोसी नेपाल जो अभी अपनी अगेन राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, और चीन, इन दोनों के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, नाम रखा है सागरमाथा फ्रेंडशिप। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को भी नेपाल में कहा जाता है, या आप बोनस जान सकते हैं। इसके बाद वेस्ट टू वंडर पार्क, भारत का अपनी तरह का इकलौता ऐसा पार्क जहां वेस्ट मटेरियल को क्रिएटिव आर्ट में बदल करके सहेजा जाएगा। ये देश का अपने किस्म का पहला होगा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसे शुरू किया है। 25 सितंबर को इसको जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। आइए और समाचारों को देखते हैं। वन लाइनर अभी और है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश, भारत के भीतर वे राज्य जो 100% साक्षरता या यूं कहें पूर्ण साक्षर होने का दावा कर चुके हैं, उनमें अब हिमाचल प्रदेश का भी नाम जुड़ गया। ये चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया। 99.3% साक्षरता दर के साथ। 100% तो कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती, वो तो ऑब्वियस है, बट हाँ 99.3% के साथ ये पूर्ण साक्षर। हाल फिलहाल के दिनों में ही मिजोरम वो पहला राज्य बना था जो पूर्ण साक्षर होने की घोषणा करने वाला अपन काउंट कर रहे थे। उसके बाद के क्रम में त्रिपुरा दूसरे में आया, फिर गोवा जो है वो तीसरे पे, और अब चौथे में हिमाचल प्रदेश। आप वंडर कर रहे होंगे केरल कहाँ है। केरल बहुत पहले ही ऑलरेडी पूर्ण साक्षर हो गया था। केरल के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि केरल जो है वो डिजिटल रूप से साक्षर होने वाला, सॉरी फॉर द ग्लिच, बट हम बात कर रहे थे कि हिमाचल जो है वो चौथा बन गया। और इसी कड़ी में आपको बताया कि मिजोरम जो है वो पहला था। फिर हमने देखा किसे, तो हमने देखा त्रिपुरा को, फिर गोवा को देखा था,
चौथे कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं। केरल की बात क्यों नहीं हो रही, हम ये कह रहे थे केरल ऑलरेडी पूर्ण साक्षर हो चुका है। हाल ही में केरल भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो चुका है, डिजिटल साक्षर, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लद्दाख भारत का एकमात्र पूर्ण साक्षर राज्य है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख राज्य लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश, तो एकमात्र जो है वो लद्दाख है। यहां पर राज्य की जगह हम क्या करेंगे, केंद्र शासित। और लद्दाख पहले हो चुका था हिमाचल से पहले ही ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कैसा प्रश्न आ रहा है आप उसको पढ़ करके बनाइएगा, वरना ये सरल प्रश्न आपका गलत हो सकता है। आइए अगला देखते हैं। भूपेन हजारिका जाने माने लोकगीत गायक थे असम के, कुछ फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत गाए थे। इनके जन्म शताब्दी को सेलिब्रेट करते हुए 13 सितंबर को इसी साल 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा, तो आप उन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन लेकॉर्नो ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हाल फिलहाल के दिनों में फ्रांस में भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में ये लगातार बदलने वाले, अगर प्राइम मिनिस्टर की सूची में देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में वह तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं इसी एक साल के दौरान। तो ये परिवर्तन बड़ी तेजी से हुए। इससे पहले वो रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे और यंगेस्ट डिफेंस मिनिस्टर थे फ्रांस के। तो अभी फ्रांस भी अस्थिरता के दौर से गुजर ही रहे थे। एमेनुअल मैक्रो साहब है वहां राष्ट्रपति, जो कि लगातार नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं। फिर आईएनएस तमाल पे आते हैं। आईएनएस तमाल जो है ये एक वॉरशिप है, यानी युद्धक विमान है। रूस के यांतर शिपयार्ड में इसको तैयार किया गया था, कैलिनग्राद करके जगह पड़ती है रूस में वहां, और इसे अब जुलाई में चूंकि वहां समुद्र में उतारा गया और वो एक लंबा सफर तय करके फाइनली पहुंच रहा है कहां, तो फाइनली पहुंच रहा है भारत। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वॉरशिप जो है हमारी, वो आईएनएस तमाल फाइनली रूस से हमको मिल गई है। अभी रूस से मिली इंपोर्टेड वॉरशिप है। इंपोर्टेड का मतलब हमने वहां से मंगाया। असल में 4 वॉरशिप बनाने का फैसला किए थे और उसमें 2 बनना था रूस में और 2 भारत में ही तैयार होना था। ये भारतीय नौसेना के लिए अंतिम ऐसी वॉरशिप है जिसको हम दूसरे देश में तैयार करा रहे हैं। इसके बाद भारत अपने सारे वॉरशिप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाएगा। तो भारत ने इतना दर्जा हासिल कर लिया है। आईएनएस तमाल चूंकि आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है तो थोड़ा बज तो बनाएगी, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अगला आते हैं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम है जापद, जेड से स्टार्ट हुआ है, जापद 2025। वो ऐसे साउंड करता है झापड़, हाँ उसको पढ़ेंगे तो ऐसा ही साउंड कर रहा है। तो जापद युद्ध अभ्यास जो है उसमें भारत भी भाग लेने पहुंचा है। ये बहुपक्षीय है और आयोजित हो रहा है निजनी रूस में। 10 से 16 सितंबर के बीच इसका आयोजन होगा और चूंकि भारत हिस्सा है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। एक पंक्ति वाले समाचार अभी और है हमारे पास। जबलपुर भारत का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज 2027 में प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपको याद होगा पहला ऐसा राज्य बना था जिसने मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी में कराए जाने की घोषणा की थी। और इसके साथ हुआ ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। कुछ जो पहले से संचालित कॉलेज है वहां कोशिश की गई, हालांकि छात्र जो वो उतने नहीं मिले थे। अभी क्या हो रहा है कि जबलपुर में प्रॉपर रूप से एक हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किया जाए। आइए अगला देखते हैं। सरस आजीविका मेला इस बार दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है 5 से 22 सितंबर। इस मेले का उद्देश्य क्या है? आजीविका मिशन आप सब जानते हैं, एनआरएलएम के तहत जो चल रहा है उसमें हमारे बहुत सारी महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं। उनको रोजगार प्राप्त करने, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को एक मंच प्रदान करने के लिए चलाया जाता है समय समय पे सरस आजीविका मेला। इस बार राष्ट्रीय स्तर का ये मेला जो है वो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अच्छा अगला आते हैं अयोध्या। अयोध्या में एक टिला है राम मंदिर के पास ही और उसका नाम है अंगद टिला। इस अंगद टिले पे एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है गिलहरी की। गिलहरी की क्यों? श्री राम जी की कहानी में आपको याद होगा कि जब सेतु का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ, तो उसमें एक गिलहरी भी अपने शक्ति बराबर योगदान दे रही थी और श्री राम ने प्यार से उनके पीठ पर हाथ फेरा और वो उंगलियों के छाप आज भी गिलहरी की पीठ पर देखे जाते हैं। यही कथा हमने सुनी है। उसी कथा को याद रखते हुए चूंकि श्री राम मंदिर बना और हमने वहां भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखी, तो एक गिलहरी जो है उसकी प्रतिमा बनाई जा रही है कांसे की, उसका अनावरण किया जाएगा।
इस प्रतिमा को तैयार किया है डॉक्टर राम सुतार ने, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। 8 फीट लगभग ऊंची ये प्रतिमा होगी, अंगद टिले पर स्थापित की जा रही है। फिर बेरोजगारी दर भारत की मात्र 2% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक स्तर की संस्था है, उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मात्र 2% है। G20 में जितने भी देश शामिल है उनमें सबसे कम, यानी भारत स्थिर है और बढ़िया कर रहा है, यही है इसके कहने का मतलब। चलिए अब इसको क्या ही ज्यादा डिस्कस करें। भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता फाइनली हो गया और हम 80 करोड़ डॉलर का जो सालाना निवेश देख रहे थे, 80,000 करोड़, उससे अब बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये संभावना भी है कि मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, इसको लेकर के भी बात की जा रही है। ये उसकी पहली कड़ी मानी जा रही है इन दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। आइए आगे देखते हैं। हमारे पास ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अभी महिलाओं का दबदबा बढ़ा है, ये बहुत सालों बाद हुआ है। तो अभी शबाना महमूद पाकिस्तानी मूल की हैं, रहती ब्रिटेन में है, उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया, तो एक बड़ा पद मिल गया है। जेवेट कपूर जो है, ये भी महिला है, विदेश मंत्री बन गई और रेचल रिव्स चांसलर बन गई है वहां। ये पहली बार हुआ है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं, वो भी इसमें देखें विदेशी मूल भी शामिल, तो ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ब्रिटेन में सर्वोच्च पदों पर ये पहली बार हुआ है, जैसा कि मैं बताया। कीर स्टारमर अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। अगली न्यूज पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन का 80वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और 23 से लेकर 29 सितंबर चलेगा। इस सम्मेलन में पहले प्रधानमंत्री जाने वाले थे और अब सुनने में आया है कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। एस जयशंकर साहब प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, ऑफकोर्स वो ट्रंप से अभी संवाद टालना चाह रहे हैं इसलिए, पर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वो इसका हिस्सा बनेंगे। इस बार इसका विषय वस्तु जो है वो है लैंगिक समानता और महिलाओं या लड़कियों का सशक्तिकरण। कौन है यूएन महासचिव पूछेगा तो एंटोनियो गुटेरेस है। वैसे जब भी यह सम्मेलन होता है तो अल्फाबेटिकल क्रम में बोलने का समय दिया जाता है। इस बार सबसे पहला देश जो अपना पक्ष रखेगा वो है ब्राजील, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। एशिया कप 2025 का शुभारंभ हो गया। मैच भी आप देख लिए होंगे अब जब सुन रहे हैं तब तक। ये इस बार यूएई में हो रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको आयोजित कर रहा है। 17वें क्रम का ये आयोजन है। T20 फॉर्मेट में हाल के दिनों में होने लगा है, पहले 50-50 होता था। भारत और श्रीलंका कंबाइंड रूप से सबसे ज्यादा बार इसको जीतने वाले देश हैं। भारत में इस बार कप्तानी दी गई है सूर्य कुमार यादव को। T20 फॉर्मेट में चूंकि हो रहा है, 9 सितंबर से इसका शुरुआत हो गया। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय दल जो है उसमें चूंकि T20 फॉर्मेट है इसलिए आपको बड़े खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं, जो जिनको आप सो कॉल्ड बड़े खिलाड़ी कह रहे थे, पर सूर्य कुमार यादव जो है वापसी कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं और अगर जीत जाते हैं तो भारत सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश के रूप में दर्ज हो जाएगा। आइए देखते हैं भारत का दूसरा लॉन्च सेंटर। भारत में दूसरा लॉन्च सेंटर बनाया जा रहा है तमिलनाडु। पहला कहां है? केरल, और दूसरा बनाया जा रहा है तमिलनाडु कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम 2026 में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसरो इसको तैयार कर रहा है। एक साल में 20 से 25 SSLV लॉन्च किए जा सकेंगे। पहला जो है वो श्रीहरिकोटा, ये केरल जो अपन बोल रहे थे वो नहीं, आंध्र प्रदेश वाला श्रीहरिकोटा जो है वो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है हमारा पहला। तुम्बा में एक हमारे पास केरल में ऑलरेडी था। तो कायदे से ये देखा जाए तो वैसे तो तीसरा होगा, लेकिन चूंकि अलग अलग कैटेगरी के हैं तो यहाँ SSLV लॉन्च करने की दृष्टि से देखा जाए तो कुलशेखरपट्टिनम जो है वो बनेगा दूसरा लॉन्च सेंटर। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। सफाई का वर्ल्ड कप 2025, ये एकदम नई चीज है, कुछ अलग हो रहा है। सफाई के वर्ल्ड कप को नाम दिया गया है स्पोगोमी। स्पोगोमी एक टर्म है। स्वच्छता जागरूकता के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये टोक्यो जापान में हो रहा है, अक्टूबर 2025 में होगा। इसमें भारत से भी 2 प्रतिनिधि हैं, शारून ए और मणिकन्नन या मणिवन्नन टी जो हैं वो दोनों शामिल हो रहे हैं। नाम शायद पूछे कहां हो रहा है, ये आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रख सकते हैं। क्वालिफायर इसका भारत में हुआ था, बेंगलुरु और चेन्नई में। इसमें आपको ट्रॉफी नहीं कलेक्ट करके आपको कचरा कलेक्ट करना होता है, और जो जितना ज्यादा कचरा कलेक्ट करता है उसका विनर होता है। भारत एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का विजेता बन गया। सालों बाद हमको ये टाइटल फाइनली हाथ लगा।
भारत अनबीटन रही, पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया। किसको हराया फाइनल में? तो दक्षिण कोरिया, जो सबसे सशक्त टीम थी, 4-1 से हरा करके भारत ने टाइटल जीत लिया। आयोजन बिहार में हो रहा था इस बार, राजगीर में ये फाइनल मैच भी हुआ, आयोजन जगह भी वही रही। भारत की ये चौथी बार जीत थी, 2003, 2007 और 2017 के बाद सूखा पड़ा हुआ था, और फाइनली 2025 में हम जीत गए हैं। और इसके साथ एक खुशखबरी ये रही कि 2026 के हॉकी विश्व कप, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड में मिलकर के होने वाला है, भारत उसके लिए क्वालिफाई भी कर गया। भारतीय दल के कप्तान हरमनप्रीत है, जिनको अपन सरपंच साहब के नाम से जानते हैं। आइए अगला, मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल मार्ग से जुड़ रही है, और इस घटना के लिए एक बड़ा पुल बनाया गया है। ये जो पुल बनाया गया है, इसकी विशेषता यह है कि ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा पुल है। कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा पुल। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस पूरे रूट में 45 सुरंगें, 152 पुल होंगे, और फिर जाकर के हम देखेंगे कि आइजोल और दिल्ली आपस में जुड़ पाएंगे। ये जो रेल रूट है, इसका नाम है बैराबी सेरांग, यानी इन्हीं दो जगह को कनेक्ट करते हुए जुड़ेगा। ये वो बैराबी स्टेशन, जिसकी तस्वीर यहां पर है। छत्तीसगढ़ कनेक्शन क्या है इस न्यूज से? वो ये है कि ये जो पुल बना बड़ा सा ऊंचा सा, उसमें लगने वाला लोहा भिलाई स्टील प्लांट का है। तो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, और हम लोग ऐसा कोई मौका छोड़ते भी नहीं। आर्चरी विश्व कप ये ग्वांगझू दक्षिण कोरिया में हो रहा था। भारत इसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया, और भारत की जो टीम है उसने फ्रांस को हराकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और जो हमारी युगल टीम थी उसको रजत पदक मिला। मिक्स्ड इवेंट यानी युगल वाला जो था, उसमें रजत पदक। कुछ खिलाड़ी जो बेहतर प्रदर्शन किए, उसमें ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा, अमन सैनी और प्रथमेश कुमार जो हैं, ये काफी नामचीन रहे जिन्होंने ये भूमिका निभाई जीत में, तो आप याद रख सकते हैं। आइए अगली न्यूज पे आते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, हर बार ऐसा होता ही है कि इसके क्वेश्चन आते ही हैं, और महिला और पुरुष में से ही ज्यादा पूछता है। तो पहले महिला वाले में आते हैं। महिला वाले का रिजल्ट पहले आता है। आर्यन सबलेंका ये लगातार दूसरी बार जीत गई यूएस ओपन। सेरेना विलियम्स ऐसा की थी, और उसके बाद अब ये है आर्यन सबलेंका, बेलारूस की रहने वाली है, और अमेरिकन ही प्लेयर जो है अनीसीमोवा, उनको हरा करके जीती। अमेरिका बहुत सालों से ये टाइटल नहीं जीता है, वो उम्मीद कर रहा था, पर आर्यन सबलेंका जो है वो जीती। कूल, काम, कंपोज होकर के बढ़िया मैच था। और ये सबलेंका का ओवरऑल चौथा ग्रैंड स्लैम है। वो 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं, और 2 बार अब यूएस ओपन जीत चुकी हैं। इसके अलावा यदि पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों वाले दल में अल्कराज जो है वो जीत गए, स्पेन के रहने वाले हैं, आजकल काफी चर्चित खिलाड़ी बने हुए हैं, और यानिक सिनर को हराकर। बड़ी बात यह है कि यानिक सिनर जो है वो नंबर 1 खिलाड़ी थे, उम्मीद उन्हीं से थी ज्यादा। इटली के हैं यानिक सिनर, और बड़ी घटना यह भी हुई कि अल्कराज ने इस जीत के साथ यानिक सिनर को नंबर 1 के स्पॉट से भी हटाया, और अब खुद बन गए हैं नंबर 1 खिलाड़ी। अल्कराज अब दुनिया के रैंक 1 खिलाड़ी, जैसे मैं आपको बताया, थे नहीं, हैं, अब बन गए। सिनर थे। अल्कराज जो है ये उनका दूसरा यूएस ओपन था, और यदि ओवरऑल देखें तो 6वां ग्रैंड स्लैम जीत है उनके खाते का। आई होप क्लियर। आइए, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो बन रही है उत्तराखंड में। देवप्रयाग और जमासू के मध्य इसको बनाया जा रहा है। 14.57 किलोमीटर लंबी होगी, और ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। रेल विकास निगम और एल&टी जो है इसको साथ मिलकर के तैयार कर रही है। दिसंबर 2026 तक इसके पूरे हो जाने का समाचार अब तक मिला है। उद्घाटन होगा तो दोबारा याद करेंगे। आइए अगला, नेपाल का जेनजी आंदोलन जो कि काफी चर्चा बटोर रहा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं, और आपको समझने की जरूरत भी है। हुआ ये कि नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने एक फैसला लिया और 26 ऐप बैन कर दिए। उनका तर्क था कि इस ऐप्स जो थे, जो संचालित हो रहे थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और इसलिए राजस्व की भी हानि हो रही थी और सूचनाएं भी लीक हो रही थी। तो उन्होंने ऐसा कहते हुए ऐप बैन करने की घोषणा कर दी। अब आप सब जानते हैं सोशल मीडिया के युग में हम सब जी रहे हैं और उससे घिरे हुए हैं, और जब एक ऐसी घोषणा सरकार कर दे तो उसका गहरा असर पड़ता है। ये गहरा असर पड़ा,
और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में सड़कों पे आया। एटलीस्ट सरकार ने तो यही कहा कि युवा इसी बात से नाराज हुए, पर असली कहानी उसके पीछे थी। असली कहानी ये थी कि वहां का युवा वर्ग बेरोजगारी से नाराज था, करप्शन से नाराज था। तो उन्होंने कहा कि बैन करप्शन रेदर देन बैनिंग कनेक्शन। तो आप करप्शन बैन करिए, कनेक्शन बैन मत करिए। इस नारे के साथ वो सड़कों पर उतरे और पहले तो ये भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए उतरी और अब सब जानते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ धीरे से अराजक हुई और इस अराजक भीड़ ने फिर उग्र प्रदर्शन का रूप ले लिया। प्रधानमंत्री आवास जला दिया गया, राष्ट्रपति आवास जला दिया गया, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट जला दी गई, सारे महत्वपूर्ण सरकारी केंद्र जला दिए गए, जेलों को तोड़ करके कैदियों को बाहर निकाल दिया गया और धीरे से वो छात्र आंदोलन हथियारबंद आंदोलन में बदल गया। अब इसका प्रभाव आप अगर देखें तो इसका प्रभाव यह हुआ कि केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसको हटना पड़ा, ओली इस्तीफा दिए और देश भी छोड़ करके निकल गए। पर इसके बाद भी जेनजी आंदोलन अभी तक चल रहा है क्योंकि एक योग्य नेतृत्व तो अभी भी तलाशा जा रहा है। क्या नाराजगी है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन कर दिया जाना नाराजगी है? असल नाराजगी की वजह 2-3 बताई गई। पहली ये कि जेनजी जो है वो चाहता है कि जो पुराने नेता हैं वो अपनी कार्यशैली त्यागें। चीन से हो रही नजदीकी जो है वो भी उनको पसंद नहीं आ रही है। और तीसरा जो बड़ा कारण है उसको कहा गया नेपो किड। राजनेताओं ने अपने ही बेटों को बेहतर जीवन प्रदान किया और नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। राजनेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पे ही अपने जीवन के बड़े बेहतरीन क्षण जो है, अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, वो शोकेश करते रहे और नेपाल के आम लोग उसको देख करके नाराज होते रहे। इसीलिए इस मूवमेंट को नेपोकिड मूवमेंट भी नाम दिया गया है कि सब कुछ नेपोज के लिए हो रहा है। और जेनजी जो है वो सड़कों पर उतर आया। प्रभाव क्या पड़ा है? यदि प्रभाव की बात करें तो इसके गहरे प्रभाव के रूप में यदि हम देखें इस मूवमेंट के, तो एक तो केपी शर्मा ओली छोड़ करके जा चुके हैं और नेपाल में यह ढूंढा जा रहा है कि अब नेतृत्व किसे दे। नेपाल में सेना नेतृत्व संभालेगी या नेपाल का जो नेतृत्व है वो राष्ट्रपति संभालेंगे। नेपाल में क्या राजवंश की वापसी होगी? क्योंकि नेपाल का इतिहास रहा है राजवंश होने का। तो अगर ये सब कुछ में कुछ भी नहीं हुआ जल्दी तो स्थिति बहुत अराजक होगी। और नेपाल चूंकि पड़ोसी राज्य है इसकी चिंता वाजिब भी है। 700 से ज्यादा भारतीय अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। ये है ओली जी जिन्होंने ऐप बैन किया था और उसके विरोध में ये सब कुछ हुआ। आई होप नेपोकिड मूवमेंट, जेनजी आंदोलन, इससे पहले जेनजी आंदोलन हम बांग्लादेश में भी देख चुके हैं जिन्होंने तख्ता पलट करा दिया शेख हसीना की सरकार का। ठीक है, आखिर जेनजी कौन लोग कहे जाते हैं अगर ये पूछ ले तो वो वर्ग युवाओं का जो 1995 से 2010 के बीच पैदा हुआ है उन्हें जेनजी कहा जाता है। इससे पहले तो एक बुरे शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, पर उन्होंने अभी देखें 2 देशों में तख्ता पलट कर दिया भाई। चलिए फिर आते हैं, झारखंड में एक समाज है कुर्मी या कुर्मी, वो आंदोलनरत है। वो चाहता है कि उसे एसटी का दर्जा दिया जाए। ओबीसी का दर्जा प्राप्त है उन्हें, पर वो चाहता है एसटी का दर्जा दिया जाए और इसको लेकर रेल रोको, सड़क रोको, झारखंड बंद करो जैसे आंदोलन चल रहे हैं। ये एक बड़ा कुनबा है जो झारखंड में भी रहता है, उड़ीसा में भी है और पश्चिम बंगाल में। झारखंड की कुल आबादी का तो 22% होने का दावा करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी है उड़ीसा, वहां लगभग 25 लाख और पश्चिम बंगाल वहां लगभग 30 लाख की संख्या में कुर्मी लोग हैं। तो ये चाहते हैं कि उन्हें बना दिया जाए एसटी। किस आधार पर कह रहे हैं? तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शो किया कि ब्रिटिश काल में साल 1931 के आसपास जो ब्रिटिश गजेटियर जारी हुआ था यानी सरकारी प्रपत्र, उसमें उन्हें एसटी माना गया था। बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ साल 1950, तब उन्हें एसटी से निकाल करके ओबीसी बना दिया गया और तब से वो ओबीसी ही ट्रीट किए गए। तो अब उनकी मांग है कि उन्हें वापस एसटी का दर्जा और वो सभी सुविधाएं मिले जो एसटी वर्ग को मिलती हैं। तो इसलिए सारा आंदोलन चल रहा है, ध्यान रख सकते हैं। देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं हमारे, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं हम देश के 15वें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी। और राधाकृष्णन जी से राधाकृष्णन जी का सफर जो है हम तय कर लिए। देश के पहले उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन थे और देश में अब वर्तमान उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन जी। तो ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके जीते हैं और अब 788 इसमें देखें कुल मतदान हुआ,
67 सांसद भाग लिए। हर बार जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक व्यक्ति को पीठासीन चुना जाता है, जो लोकसभा के महासचिव हो सकते हैं या अगले बार में राज्यसभा के महासचिव। इस बार ये जिम्मेदारी राज्यसभा महासचिव जी के पास थी। पीसी मोदी राज्यसभा महासचिव है। उन्होंने इस जीत की घोषणा की कि कौन जीता, और लगभग यदि देखें तो 152 मतों से हरा करके जीते हैं वो, तो अच्छी खासी बड़ी जीत है ये। इनके बारे में थोड़ा और जान लें तो तमिलनाडु के निवासी रहे, 2 बार कोयम्बटूर के सांसद भी रहे और अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे, उसके अलावा झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, तेलंगाना के राज्यपाल रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और पुडुचेरी में वाइस गवर्नर जो है, डिप्टी गवर्नर, उस पद के रूप में भी उन्होंने सुशोभित किया था। केंद्रीय मंत्री बनने का भी मौका आया, हालांकि नाम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो नहीं पाया था। तो अब आपके लिए 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति के रूप में आप याद रखेंगे राधाकृष्णन जी को। तो राधाकृष्णन जी से राधाकृष्णन जी तक का सफर था, और बाकी समाचार आज के थोड़े ज्यादा हो गए क्योंकि मैं बीच का दिन मिस कर गया था, पर हाँ, अपडेट आपको मिलते रहेगी। और हमेशा की तरह ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।